So hello everyone. Today we are going to start with our revision series FR with HD for CA final May 25 exam and onwards. आज का हमारा टारगेट है सेशन नंबर 1 है इंड एस 103 हमें पढ़ना है विच इज नोन एज बिजनेस कॉम्बिनेशन. ओके, तो इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको डिटेल हैंड रिटन नोट्स जो मेरे हैं वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पर या मेरे टेलीग्राम चैनल की गूगल ड्राइव लिंक पर आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे. डोंट यू वरी अबाउट इट. सो इंड एस 103 कंप्लीट एग्जॉस्टिव रिवीजन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सबसे पहले हम इस इंडेक्स को जब भी पढ़ते हैं तो इसका वेटेज क्या होने वाला है हमारे लिए 6 to 14 मार्क्स का मिनिमम वेटेज होने वाला है इस चैप्टर का. और इस चैप्टर का आना तय है. या तो ये एमसीक्यू पार्ट में आएगा, पिछले 3 एग्जाम से ये एमसीक्यू पार्ट में आ रहा है. और नाउ एमसीक्यू पार्ट में आने के साथ साथ इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कभी भी डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है. इसकी इतनी है कि भाई ये 14 मार्क्स में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यस सर, नो सर. ओके, नाउ कम्स व्हाट इज बिजनेस. व्हाट इज बिजनेस. तो यहां पर इंड एस 103 पहली बात तो किसकी तर्ज पर आया? हमारे पास पहले था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14. सर इसकी जगह पर इंड एस 103 क्यों लाना पड़ा? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ रीजंस. ठीक है, तो पहला रीजन यही था कि एएस 14 बात करता था अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन. लेकिन अमालगमेशन वो तब भी मान लेता था कि whenever there is a takeover of all assets by one party, एक एक पार्टी ने, एक एंटिटी ने टेक ओवर कर लिया दूसरी पार्टी का पूरा असेट्स, सारे के सारे टेक ओवर कर लिए, तो वहां पे भी एस 14 में क्या हो जाता था? इसको एक्विजिशन बोल देते थे. बट इंड एस 103 केम अप विद द आइडिया कि भाई पहले देयर हैज टू बी बिजनेस कॉम्बिनेशन, देयर हैज टू बी सम बिजनेस, और उस बिजनेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी जाकर हम ये मानेंगे कि ये इंड एस एप्लीकेबल होगा. तो इंड एस ने सबसे पहले आते ही बिजनेस की डेफिनेशन दी जो कि एस 14 में नहीं गिवन थी. तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या थी? बिजनेस मींस integrated set of activities and assets. Integrated set of activities and assets जो कि capable of being conducted and managed for the purpose of producing goods or service, investment income या फिर other income from ordinary activities. सबसे सिंपल सी बात, बिजनेस का मतलब क्या है सर? ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज और सारे के सारे असेट्स जो कैपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड और मैनेज किया जा सकता है, जिनको और जिनसे क्या उम्मीद लगा के रखी गई है कि भाई वो प्रोड्यूस करेंगे गुड्स और सर्विस या कोई इन्वेस्टमेंट इनकम या अदर टाइप की कोई इनकम. तो सबसे पहले यहाँ पे दो शब्द आए, सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड असेट्स. सर व्हाट इज द असेट? एनी रिसोर्सेज विच गिव्स यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. ये आपने बचपन में पढ़ा है, सो असेट समझ में आ गया. बट सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या होती है? तो सेट ऑफ एक्टिविटीज इज नोन एज इनपुट प्लस प्रोसेस दैट इक्वल्स टू आउटपुट. इनपुट के साथ प्रोसेस को ऐड किया तो उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? आउटपुट. ऑडिबल प्रॉपर है? यस, नो, एक बार कंफर्म कर देना. now the point is now the point is sir, what is the input and what is this process and what is this output as per the Ind AS? इनपुट का मतलब होता है ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेस जिनमें एबिलिटी है टू क्रिएट द आउटपुट. ऐसे इनपुट्स जिन पर अगर हम प्रोसेस करें, प्रोसेस परफॉर्म करें, तो वो क्या क्रिएट करेंगे? आउटपुट क्रिएट करेंगे. इसके अंदर दो चीजें आती है, वर्कफोर्स और असेट्स. वर्कफोर्स का मतलब होता है वर्कफोर्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, स्किल्ड, बट डज नॉट इंक्लूड सेल्स स्टाफ एक्सेट्रा. असेट के अंदर पीपीई, इंटेंजिबल, अदर एसेट्स भी आ जाते हैं, लायबिलिटी को छोड़कर और गुडविल को छोड़कर. ठीक है सर, व्हाट इज द प्रोसेस? इन इनपुट्स पे, मतलब वर्कफोर्स और एसेट्स को मिला के इन पर अगर कोई प्रोसेस लगाया जाए. सर प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मींस सिस्टम, स्टैंडर्ड, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल जो कि एसओए, सेट ऑफ एक्टिविटीज पर अप्लाई किया जाता है. सेट ऑफ एक्टिविटीज के अंदर इनपुट्स पर अप्लाई किया जाता है, तो उससे क्या जनरेट होगा? आउटपुट. आउटपुट क्या होता है? रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस ऑन इनपुट्स. एग्जांपल के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन कॉस्ट या अदर इकोनॉमिक बेनिफिट. आप ये मान के चलना कि आउटपुट जरूरी नहीं है इन केस ऑफ स्टार्टअप्स. आउटपुट इज नॉट मैंडेटरी फॉर सेट ऑफ एक्टिविटीज एज बिजनेस कैपेबल टू जनरेट आउटपुट.
याद रखना, आउटपुट इज नॉट मैंडेटरी फॉर सेट ऑफ एक्टिविटीज इन केस ऑफ स्टार्टअप्स। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स के केस में क्या होता है, जो आपका जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी साल बाद आएगा। इस वजह से स्टार्टअप्स के केसेस में आउटपुट जनरेट नहीं होना भी कोई मतलब मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, बट वहां पर इनपुट होना चाहिए एंड देयर हैज टू बी सम प्रोसेस। तो वो कहां पे होगा? सेट ऑफ एक्टिविटीज अलोंग विद द एसेट which is capable of being conducted and managed for the purpose of producing goods or service, investment income, other income from ordinary activities. This is nothing but the definition of business. तो कैन आई मूव अहेड? अब यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस टेक ओवर हुआ है, बिजनेस का कॉम्बिनेशन हुआ है, तभी इंडियस 103 लगेगा। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ एसेट्स का टेक ओवर हुआ है तो वहां पर इंडियस 103 नहीं लगेगा। मैं आपको बताऊं कि भैया एक्विजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स is covered under accounting standard 14, that is amalgamation, but not covered by Ind AS 103, that is business combination, because यहाँ बिजनेस ही कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा है। सर एग्जाम्पल के लिए, अरे एग्जाम्पल के लिए बहुत सिंपल सी बात है, मेरी क्लासेस है, आप आए, आपकी कंपनी ने मेरी क्लासेस को परचेज कर लिया। अब आपकी क्लासेस ने मेरे को परचेज मेरे असेट्स और लायबिलिटीज को परचेज कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, समझना, ये है एचडी, ये एचडी, और यहाँ पे आए एसजे क्लासेस, सॉरी एसएल क्लासेस। इन्होंने क्या किया? एचडी के सारे असेट्स परचेज कर लिए। ठीक है, अब एचडी का काम क्या था? एचडी का काम क्या था? टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग देते थे। इन्होंने एसेट्स सारे ले लिए। अब ये जो एसेट्स हैं इनको क्या कर रहा है? एसएल यूज कर रहा है, इन पर प्रोसेस सॉरी इनको यूज कर रहा है, और इनको यूज करने के बाद यहाँ पे लाइब्रेरी बना देगा। कैन आई से यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू हुआ क्या? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ आउटपुट जनरेट हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट्स आपने लिए थे, जो आपने इनपुट लिए थे, असेट लिया था, उस पर कोई प्रोसेस ही नहीं लगाया। यस सर, नो सर? यस सर। तो इसीलिए इंडियस ने बोला कि भाई अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ एसेट्स को परचेज किया है तो 103 के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा है। इट विल बी कवर्ड अंडर इंडिया 16, दैट इज पीपी। क्या बोलता है इंडिया 16? कंसिडरेशन, दैट इज कंसोलिडेटेड प्राइस पेड टू एक्वायर द एसेट वुड बी अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। यस और नो? फॉर एग्जांपल, मान लो एक प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग है जिसे मैंने परचेज किया 600 रुपए में, उसकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू दी हुई है, बिल्डिंग और इनकी। तो एएस 14 कैसे अकाउंटिंग करता था? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू मोड ऑफ पेमेंट 600, 150, 250, और बाकी का बैलेंसिंग गुडविल। बट यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, बिजनेस तो खरीदे ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ आपने सेट ऑफ एक्टिविटीज के अंदर असेट्स के ग्रुप ऑफ एसेट्स को परचेज कर लिया, जिन पे कोई इनपुट्स, जिन पे कोई प्रोसेस नहीं लग रहा, और ना ही ये कैपेबल है आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो ये एंट्री टेक्निकली इंडियस में आती है, इंडिया 16 के अंदर। और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट 600, इस 600 को 150 और 250 की फेयर वैल्यू के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमें इसे अपॉर्शन करना है इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो हमने 225 और 375 में इसको बांट दिया। 600 किसमें बांटा? किसमें बांटा? 150 और 250। नोट नंबर 3, अगर आपने परचेज किए कोई प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म टेनेंसी राइट्स के साथ, ठीक है, तो वो भी 103 के अंदर कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पर्पस बिजनेस करना नहीं, उसे लेना है, खरीदने की इंटेंशन मानी जाएगी। तो ये इंडेक्स 40 में आएगा रादर देन इंडेक्स 103। इट इज नॉट अ बिजनेस। बट वहीं आपने परचेज किया मॉल या होटल एक्सेट्रा, तो इसको बिजनेस मानेंगे अंडर 10। एक्विजिशन ऑफ सेल कंपनी, सेल कंपनी मतलब डमी कंपनी। डमी कंपनी को अगर आपने एक्वायर किया तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एंड इट इज नॉट कवर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन। यस सर, नो सर? बोलो। ओके, नाउ acquisition of goodwill. The goodwill is considered as business, but vice versa is not there. गुडविल को बिजनेस मान लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि याद रखना, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं लेते, हमने बचपन में ही पढ़ा है।
लेकिन अगर मैंने कोई एसेट परचेज करी है, सॉरी बिजनेस टेक ओवर किया है, बिजनेस टेक ओवर किया है, तो मेरी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल आ रही होगी, ठीक है। और वापस से इस बिजनेस को किसी और ने परचेज कर लिया, तो कैन आई से गुडविल ऑलरेडी बुक्स में आ ही रही होगी। सो गुडविल इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज बिजनेस, बट वाइस वर्सा इज नॉट देयर। व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है अब। नाउ व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, व्हेन एक एंटिटी ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर अनदर बिजनेस इज नोन एज बिजनेस कॉम्बिनेशन। कैसे, ये जो एंटिटी जो कंट्रोल ऑब्टेन कर रही है वो होगी एक्वायरर एंटिटी। एक्वायरर एंटिटी में भी अपने को ये चेक करना पड़ेगा कौन सा एक्वायरर है, या तो एंटिटी जिसने पीसी पे किया, या एंटिटी जिसके पास कंट्रोल है। जिसने पीसी पे किया उसको हम बोलते हैं लीगल एक्वायरर, और जिसके पास कंट्रोल आ जाता है वो होता है अकाउंटिंग एक्वायरर। और जब भी लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर दोनों एंटिटी सेम कंपनी है, तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट केस ऑफ एक्विजिशन, नॉर्मल एक्विजिशन। लेकिन लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स एक्विजिशन। ये क्लियर है? तो लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर तो समझ में आ गया। एक बार आप हमें ये बता दो ऐसा कौन सा केस है जहां कंपनी ने क्या किया, पीसी पे किया लेकिन कंट्रोल उसके हाथ से चला गया। एक कंपनी है एचडी लिमिटेड और दूसरी है बडी। एचडी ने टेक ओवर कर लिया बडी को, 1:1 के रेशियो में शेयर्स दिए। 100 शेयर्स थे इनके पास और इनके पास 200 शेयर्स थे। मुझे बताओ बडी को कितने शेयर्स थे? 200। एचडी ने कितने 1:1 के रेशियो में इशू करे होंगे? 200। तो कहने से एचडी के अंदर 300 शेयर्स हो गए। अब इन 300 में से 200 तो बडी के हैं, कहने से कंट्रोल बडी के हाथ में चला। इसको हम बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। नाउ द वर्ड इज कॉल्ड ऑप्टेन्स। ऑप्टेन्स का मतलब होता है जब भी किसी एंटिटी के पास 50% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरी आ जाते हैं। कैसे आएंगे? या तो उसने पीसी पे किया हो 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरी बाय करके, या उसने पीसी पे ही नहीं किया। सर ये कौन सी सिचुएशन है? थ्रो बायबैक। मैंने आपको बताया था एचडी पेरेंट बन जाता है अगर बडी लिमिटेड के पास 100 शेयर्स हैं, एचडी के पास 45 शेयर्स हैं, और बाकी बडी ने 20 का बायबैक कर लिया, तो कहने से आफ्टर बायबैक बडी के पास 80 शेयर्स हैं, जिसमें अभी भी 45 किसके पास है? एचडी के पास। तो कहना से बिना कुछ किए ये पेरेंट बन गया, एचडी लिमिटेड पेरेंट बन गया। ये किस बेसिस पे पॉसिबल है? बायबैक के केस। ना कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सॉरी, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल मींस वोटिंग पावर 50% से ज्यादा और पावर टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वोटिंग राइट्स के अंदर पोटेंशियल राइट्स भी इंक्लूड होंगे, और पोटेंशियल राइट्स कब इंक्लूड होंगे? जब ऑप्शन में मार्केट प्राइस ज्यादा होगी एक्सरसाइज प्राइस से, तो तभी ये कंसिडर्ड होंगे, तभी ये पोटेंशियल इक्विटी राइट्स भी वोटिंग राइट्स के अंदर कंसिडर होंगे। अनादर एंटिटी का मतलब क्या होता है? एक्वेरी, जिसको हमने खरीद लिया। और बिजनेस हम ऊपर देख ही चुके हैं। यस सर, नो सर, हमारा हैशटैग नंबर 2 भी समाप्त। कंसेप्ट नंबर 2, हैशटैग नंबर 2 मतलब कंसेप्ट नंबर 2। ये क्लियर है? चलिए, तो हैशटैग नंबर 2 क्लियर है हमारा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं हैशटैग नंबर 2 के बाद एक एग्जांपल पर, पीसी। पीसी के बारे में क्या बात हो रही है कि एक बार एचडी लिमिटेड ने बड़ी लिमिटेड का टेक ओवर किया। यानी इसे बड़ी लिमिटेड को 1000 करोड़ दिए गए। बदले में जो बड़ी लिमिटेड की जो असेट्स और लायबिलिटीज थे, उनका हमने नेट एसेट्स टेकन ओवर निकाला, वो निकला 800। पीसी हमने 1000 करोड़ दिया, नेट एसेट्स टेकन ओवर 800 आए। डिफरेंस ये 200 है। ये क्या है? ये कुछ और नहीं, गुडविल है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक जगह पे ही गुडविल की बात करी गई है, अनलाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हर जगह अलग अलग बातें बोली हुई थी। आपके AS 26 कुछ और बोलता था, AS 14 कुछ और बोलता था, AS 21 भी बात करता था, AS 23 भी बात करता था। बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गुडविल इंडियस के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर आएगी, दैट इज whenever PC paid is more than the net assets taken over, which means हमने गुडविल कवर करी है। डिफरेंस 200 का कहाँ जाएगा? गुडविल। लेकिन अगर इससे उल्टा हो जाए, पीसी आपने 1000 पे किया, नेट एसेट्स आपके पास है 1200, मतलब 200 का डिफरेंस अगेन आया। ये कहाँ जाएगा? ये 200 कहाँ जाएगा? ये जाएगा गेन ऑन बार्गेन परचेज। और अगर डिस्ट्रेस सेल है तो गेन ऑन बार्गेन परचेज नॉर्मली कैपिटलिज्म में जाता है, बट डिस्ट्रेस सेल मतलब आनन फानन में कोई बिजनेस आपको अर्जेंटली बेचना पड़ा, तो जो मार्केट में मुंह बोली कीमत मिली वो ले ली, ज्यादा बार्गेन नहीं किया। तो डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है ऐसा एक्सेप्शनल।
कैसा? जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे को आपका बिजनेस छोड़ के यूके जाना था, मेरे को यूके सेटल होना था। जैसे ही मैं यूके सेटल होने जा रहा था, तो मैंने सोचा सारा बिजनेस बेच ही दूं ना, जो मिलेगा वो सही, अपन तो यूके में रहेंगे। अपन ने क्या किया, अपने एक दोस्त को बुलाया, बडी को मैंने अपना सारा का सारा क्या कर दिया, असेट्स बेच दिया। अब मुझे बताओ, अगर डिस्ट्रेस सेल है मतलब आनंद फानन में, जल्दबाजी में बेचना, तो ये जो गेन ऑन बार्गेन परचेज आया है 200 रुपए का, ये कहाँ जाएगा? गेन ऑन बार्गेन परचेज ये कहाँ जाएगा? अगर डिस्ट्रेस सेल का केस है तो ये जाएगा ओसीआई में। नॉर्मली कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। यस सर, नो सर, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन में, या तो हम कंट्रोल ले रहे हैं ओवर या ऑल एंटरप्राइज पर, या फिर हम कंट्रोल ले रहे हैं किसी एक यूनिट ऑफ बिजनेस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आईटीसी, आईटीसी क्या करता है? आईटीसी के बहुत सारे सेगमेंट हैं। अब मैं गया एचडी, मैंने उसके डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4 में से फोर्थ वाले को एक्वायर कर लिया। क्या ना, इसलिए ये जो फोर्थ वाला है, इसको हम ये बोलेंगे बिजनेस सेपरेटेड फ्रॉम दिस कंपनी और सोल्ड। अपने एग्जाम्पल में एचडी और डॉक्टर है, इस केस को अपन बोलते हैं स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ मतलब पीसी पेड बाय एचडी लिमिटेड गोस टू हूम। या तो अगर ये पीसी किसके पास चला गया, डायरेक्टली एक्वायरी एंटिटी के पास, तो ये केस हो जाएगा सेल्स ऑफ डिवीजन, हम डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। लेकिन अगर ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को शेयर कर दिया गया है ऑफ डेटा लिमिटेड, तो इसको हम बोलेंगे डीमर्जर। डिविडेंड एज पर इंड एस 105। यस और नो, ये ट्रीटमेंट है बस। बाकी यहाँ पे कंट्रोल ओवर ऑल और इंटर कंट्रोल ओवर ऑल और अदर ऑल और एंटायर बिजनेस की बात अगर मैं करूं, जब भी लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम होंगे तो हमें कौन सी मेथड लगानी है? एक्विजिशन मेथड। और जब भी लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम नहीं हुए तो हमें लगानी है रिवर्स एक्विजिशन मेथड। यस सर, नो सर? यस, जस्ट अ मोमेंट। नाउ कम्स द हैशटैग नंबर 4। लड्डा साहब, आवाज आ रही है? गौरव, गौतम, बहुत बढ़िया। दिव्यांग भाई, वीडियो ऑन नहीं करना है ना। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी। इन्वेस्टमेंट कब कब हो सकता है सर? पहला, 20% या उससे कम अगर इन्वेस्टमेंट आपने दूसरी एंटिटी में किया है, कहना इसलिए यहाँ पर इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल, इसको हम सेपरेटली एक चैप्टर में कवर करें। लेकिन अगर मोर देन 20% और अप टू 50% है, तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब जिसपे इंड एस 28 लगे, ठीक है। 50% से ज्यादा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, तो यहाँ पे आप जब भी 50% से ज्यादा है, कहना इसे यहाँ पे सब्सिडरी आ गई। और जिस दिन हम 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स में परचेज करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी दिन इनिशियल रिकॉग्निशन आता है और उसी दिन को हम बोलते हैं डेट ऑफ कंट्रोल। इस डेट ऑफ कंट्रोल को कौन सा इंडिया से एप्लीकेबल हो जाता है? इंडिया 103, जिसमें हमें कैलकुलेशन मिलती है परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट्स टेकन ओवर, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर इसी चीज के बारे में, ये तो हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कब होगा? ईयर एंड पर। वहां पर कौन सा इंडेक्स लगेगा? इंडेक्स 110 लगेगा, जो बात करते हैं कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी। नाउ पॉइंट इज नाउ पॉइंट इज ऑल माय वंडरफुल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नाउ माय पॉइंट इज, देखो ये चैप्टर ना, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत आसान चैप्टर है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। इस चैप्टर को अपन बहुत स्लोली रिवाइज करेंगे, लेकिन ये नोट्स आपको बहुत आसानी से रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। आप बहुत डिटेल में चलना, इसको सुन लेना, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अपने को यहाँ पे देखना है हाउ टू आइडेंटिफाई बिजनेस कॉम्बिनेशन। हाउ टू आइडेंटिफाई बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए दो टेस्ट हैं। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा कंसंट्रेशन टेस्ट, जो कि ऑप्शनल है। और दूसरी बात ये है कि आपको लगाना होगा बिजनेस असेसमेंट टेस्ट। बिजनेस असेसमेंट टेस्ट जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। अब क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे कंसंट्रेशन टेस्ट को सीटी, और बिजनेस असेसमेंट टेस्ट को हम क्या बोलेंगे? बीएटी, बैट। सपोज अगर मेरे पास नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी है 50,000, पेरेंट का शेयर 80%, तो एनसीआई का कितना हो जाएगा? टोटल इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी इज 10,000, 10,000 शेयर से सब्सिडरी के। पी ने डे वन पे एक्वायर करा 50% स्टेक 30,000 पे, फिर बाकी का एडिशनल 30% और एक्वायर किया। कह रहा है इसे जिस दिन ये 30% एडिशनल किया, उस दिन ये सब्सिडरी बन गई सामने वाली। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू दी है 12,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन।
ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी हेल्ड बाय माइनॉरिटी इनटू फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। इन दोनों को इंटू कर देंगे तो कैनाई से आपको एनसीए फेयर वैल्यू मिल जाएगी। यस सर, नो सर। अब मुझे एक बात बताओ, 10,000 शेयर थे सब्सिडरी के, जिसमें से 80% किसने ली? पेरेंट है। तो कहना इसे 80% स्टेक मतलब 8,000 शेयर हो जाएंगे इसके। एनसीआई कितना हो जाएगा? 20%, दैट इज 2,000। अब पॉइंट पता क्या था? पॉइंट पता क्या था? ये टेस्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? रीजन बता। तो बिजनेस टेस्ट और कंसंट्रेशन टेस्ट ये लाए क्यों? ये टेस्ट क्यों लेके आए? पहले क्या होता था, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 था, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में आप कैसे करते थे? पी शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी 40,000, क्योंकि 50,000 नेट एसेट्स है, 80% पेरेंट का है, तो पी का शेयर कितना हो? 40। और पीज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कितने हैं? मान लीजिए आपको गिवन है 55,000, कहना से आपका गुडविल ही आ गया 15,000। ये गुडविल कुछ और नहीं, ये होगा पार्शियल गुडविल, ठीक है। AS21 से पार्शियल गुडविल की बात करता था, फुल गुडविल की बात करते ही नहीं था। बट इंडेस 103 बात करता है पार्शियल गुडविल एज वेल एज फुल गुडविल। कैसे समझते हैं? नेट एसेट्स कितने थे? 50,000। पेरेंट का शेयर 80% और उनका वैल्यूएशन कितना है? 55,000। एनसीआई या तो निकलेगा पीएसएनए मेथड, मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड्स, पीएसएनए या फिर फेयर वैल्यू मेथड। पीएसएनए कब यूज करना है? इफ क्वेश्चन रिमेन साइलेंस। कैसे आएगा सर? कुछ नहीं, 10,000 थे, सॉरी 50,000 थे, नेट एसेट्स उसका 20%, क्या आ जाएगा? 10,000। इन दोनों को लेस कर देंगे इससे, तो अपना आ जाएगा गुडविल। अच्छा, यहाँ पे बात करें अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पर है तो कौन सी फेयर वैल्यू? बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, या फिर बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनेट शेयर टू पेरेंट। ये वाला अभी इंडियस के पेरेंट में दिया है, ये पीएसए ने भी इंडियस के पेरेंट में दिया है, ये आईसीआई ने कई जगहों पे यूज किया। इट इज नॉट गिवन इन द इंडियस। स्टिल हमें ये पढ़ना है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनेट शेयर टू द पेरेंट। एनसीआई अगर फेयर वैल्यू पे है तो कैसे? ये कुछ और नहीं, ये बेटा अपन ने बचपन में पढ़ा था ना, यूनिटरी मेथड, ये वही है। सिंस पेरेंट का 80% शेयर 55,000 है, तो एनसीआई का 20% कितना होगा? 55 डिवाइड बाई 80 इंटू 20%, ये आ जाएगा 13,750। यस सर, नो सर। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या आप हम कर क्या रहे थे? हम कर रहे थे हाउ टू आइडेंटिफाई बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए दो टेस्ट लगाने होते हैं। सीटी, दैट इज कंसंट्रेशन टेस्ट, व्हिच इज ऑप्शनल, एंड द सेकंड वन इज बिजनेस असेसमेंट टेस्ट। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि भाई 50,000 के नेट एसेट्स है, 20% एनसीआई के, 80% इनके है, तो 40 लेस 55, ये हो गया 15। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 10,000 का क्या है? नेट असेट्स टेकन ओवर, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 15,000 की फेयर वैल्यू कितनी है? 15,000। मुझे एक बात बताओ, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 10,000 से 5,000 गए, ये 5,000 हो गया। मुझे बताओ, 15,000 तो गुडविल थी पेरेंट की, और बाकी के 5,000 कहां से आ गए? सब्सिडरी की गुडविल। टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? फुल गुडविल 20,000। ये तुमको समझा कि नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बिजनेस असेसमेंट टेस्ट समझाने से पहले कंसंट्रेशन टेस्ट समझाया था, और उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था। बैलेंस शीट है एचडी लिमिटेड की, 45,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस 30,000 है, डिवेंचर 20,000 है, 5,000 के क्रेडिटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है 87,000 की, 2,000 का प्लांट एंड मशीनरी है, 1,000 के स्टॉक है, 10,000 का कैश है। यहाँ पे क्या हुआ? बडी लिमिटेड टेक्स ओवर एचडी लिमिटेड फॉर ₹80,000। बडी ने एचडी को टेक ओवर कर दिया। अब यहां से समझना एएस और इंड एस की थिंकिंग थोड़ा समझना। हम कैसे निकालते थे नेट एसेट्स? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश, इन सब का ऐड किया और लायबिलिटी को लेस कर दिया, जो आगे हमारा नेट एसेट्स टेकन ओवर है, और उसके बाद बीसी से कंपेयर किया तो पीसी से आई हमारे पास गुडविल। बट लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग क्या है? इंडियस किस पे फोकस करता है? इस पे। क्या बोलता है? आज मैंने पे कितनी दी?
पेमेंट कितना किया, परचेज कंसिडरेशन कितना किया सर, 80,000 रुपए पे किए। जब आपने 80,000 रुपए पे किए और आपको फ्यूचर में कितना पे करना है सर, फ्यूचर में मुझे पे करना है 20 + 5, 25,000 और पे करना है। कहना इसे नाउ योर लायबिलिटी इज 1,05,000, यस और नो। उसके बाद आपने कैश ट्रांसफर किया कोई 10,000, तो वही रियलाइज हो गए, तो आपके पास बचे कितने, 95,000। तो बडी विल पे द नेट 95,000 टू टेक ओवर द असेट्स, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक। क्योंकि इनकी तीनों की वैल्यू 90,000 आ रही, कैसे आ रही है सर, ये क्वेश्चन देखो, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश, यस और नो। Now the point is, out of the total payment of 95,000, land and building represents 87,000. Whether it is significant or not. तो हमने क्या किया, 87,000 divided by 95,000 into 100 कर दिया, 92%. Therefore, we cannot conclude that maximum PC is for land and building. Hence, it is not even a business acquisition or a body corporate and not covered by any Ind AS 103. Not covered by Ind AS 103. तो कंसंट्रेशन टेस्ट का सिंपल ये मानना है, कंसंट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं सर, जितने भी एसेट्स परचेज हो रहे हैं इन सबको क्या करोगे, फोकस करोगे। फोकस करने के बाद लॉजिकल वे क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, आज आपने कितना पे किया, फ्यूचर में लायबिलिटी में कितना पे करना है, प्लस प्लस प्लस, फ्यूचर में लायबिलिटी में कितना पे करना है, इसके बाद कैश हटा दो क्योंकि वो तो हैंड टू हैंड रियलाइज हो जाएगी। उसके बाद जो भी बचा वो आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब बडी, यहाँ पे कितना कितना बच रहा है 95,000। उसके बाद जो बचा उससे हम एसेट टेक ओवर कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 90,000 के एसेट्स ले रहे हैं जिसमें 92% तो सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का है, कैन आई सी इट इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन और एसेट एक्विजिशन। सर अगर कंसंट्रेशन टेस्ट पास हो गया, पास हुआ मतलब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है, बिजनेस ही नहीं है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन टेस्ट फेल हुआ तो हम कहाँ पे जाएंगे, बिजनेस मान लेंगे इसको, और बिजनेस कॉम्बिनेशन है कि नहीं, बिजनेस असेसमेंट टेस्ट पे चले जाएंगे। यस सर, नो सर, बोलो। तो कंसंट्रेशन टेस्ट कैसे लिखा, कंसंट्रेशन टेस्ट में तीन चीजें, सबसे पहले कितना कंसिडरेशन पे किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पीसी। सबसे पहले फेयर वैल्यू ले लो, कोई प्रीवियसली एक्वायर्ड इंटरेस्ट है उसमें ऐड कर दो कंसिडरेशन, जो आज की डेट पे जिस दिन पे डेट ऑफ एक्विजिशन है उस दिन का कंसिडरेशन ऐड कर दो, और एनसीआई भी ऐड कर दो जिस भी मेथड से दी गई हो। सेकंड स्टेप क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन एज पर स्टेप नंबर 1 प्लस फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज एज यू। इसमें बस डीटीएल को शामिल नहीं करना है और इसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेस कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा। ये जो भी आए इसकी परसेंटेज निकाल लो, फेयर वैल्यू ऑफ हैशटैग डिवाइड बाई फेयर वैल्यू ऑफ हैशटैग, हैशटैग क्या है, आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स, डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड इन स्टेप नंबर 2 इनटू 100। जो भी परसेंटेज आया अगर वो 90% या उससे ज्यादा है तो हम इसे बोलेंगे ये ट्रांजेक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन का नहीं है, एसेट एक्विजिशन का है। लेकिन 90% या उससे कम है तो हम क्या माने, 90% से कम है तो कंसंट्रेशन टेस्ट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड एंड ट्रांजेक्शन इज नॉट asset acquisition, we have to check business assessment test। यस सर, नो सर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। ए बी ने होल्ड किया 30% ऑफ बी लिमिटेड, कॉस्ट कितनी 1,000 और फेयर वैल्यू कितनी 1,500। इसने 50% और एक्वायर कर दिया, कह रहे इसे जब जिस दिन इसने 50% एक्वायर किया वही डेट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, यस और नो। 2000 में, ऑन विच डेट फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग 20% स्टेक इज 1,200। और उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग 20% स्टेक, रिमेनिंग 20% क्या हो गए एनसीआई, उनका वैल्यूएशन दिया 1,200। बी लिमिटेड ने कैश इक्विवेलेंट 500 दिए, डीटीएल 100 का है, सब्सटेंशियल पीपी 3800 की है। A Limited wanted to know whether it is asset acquisition as per concentration test in India is 103 or not. तो आंसर इज सिंपल, पहले आप कंसिडरेशन निकाल लो, प्रीवियसली एक्वायर्ड स्टेक 30% का 1,500 दिया हुआ है फेयर वैल्यू, वो ले लो। फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन एज पर डेट ऑफ एक्विजिशन 50%, 50% ये कितना लेना है, जिस दिन इन्होंने स्टेक फर्दर ऐड किया है।
50% कितने में खरीदा? 2000 में। इसके बाद एनसीआई एट फेयर वैल्यू भी गिवन है आपको। कहाँ पे गिवन है सर? ये फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग स्टेक, एनसीआई की फेयर वैल्यू भी अवेलेबल है। तो अपने को क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दे के रखी है, तो अपन कुछ और दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली इनका टोटल कर लेंगे 47,000, सॉरी 4,700। यस सर, नो सर। इसके बाद आएगा फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड। फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्वायर्ड में आ जाएगा आपका फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन स्टेप नंबर 1, इसमें 4700 ये सीधा सीधा आ जाएगा। लाइबिलिटी कोई है नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रियलाइज कर दिए तो 500 कम हो जाएंगे। यस और नो? तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? गौरव, गौतम, सिर्फ दिव्यांग रिप्लाई कर रहा है। व्हाट अबाउट सेजल? इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन टेस्ट। इसमें क्या देखेंगे? पीपीई कितने की है और फेयर वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एक्विजिशन 4200 की है। तो 4200 की क्या है फेयर वैल्यू? 3800 डिवाइड बाय 4200 इंटू 100, यह आ जाएगा 90.48। हम क्या मानेंगे? हेंस इट इज अ एसिड इक्वेशन। इन ऑल मैंने आपको समरी एक बनवाई थी। कंपनी है बड़ी, कंपनी ने बड़ी को एक्वायर कर लिया। एक सेकंड, ये नहीं, ये स्टेप 1, बिजनेस कॉम्बिनेशन कब होगा? जब तक कंसंट्रेशन टेस्ट डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। तो उस केस में अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया कंसंट्रेशन टेस्ट, तो हम अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 2, दैट इज बैट। बैट में क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या? देख लेते हैं क्या इश्यू सॉल्व करना है। बिजनेस असेसमेंट टेस्ट में हमें क्या क्या करना है? अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं? नाउ बिजनेस असेसमेंट टेस्ट चेक करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज जो एक्वायर हुई हैं सब में एक इनपुट अलोंग विद द प्रोसेस हो, और वो जो प्रोसेस जो इनपुट पे लगा है वो कुछ आउटपुट क्रिएट करे और एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट। सेकेंड चेक क्या चेक करना है कि भाई सेट ऑफ एक्टिविटीज एक्वायर्ड डज नॉट प्रोड्यूस आउटपुट, या सेट ऑफ एक्टिविटीज एक्वायर्ड प्रोड्यूस आउटपुट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर सेट ऑफ एक्टिविटीज एक्वायर्ड डज नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट बट प्रोसेस एक्वायर्ड है, तो इट इज क्रिटिकल टू हैज एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट। मतलब फिर आउटपुट जनरेट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर प्रोसेस एक्वायर्ड इज क्रिटिकल। ओके, सेट ऑफ एक्टिविटीज एक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, और यहाँ पे प्रोसेस एक्वायर कर लिया। सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या है? आउटपुट प्रोड्यूस कर रही, कब? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो फिर इसके साथ साथ इन्होंने कुछ प्रोसेस एक्वायर किया, तो यहाँ पर शुड बी क्रिटिकल टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग आउटपुट एंड इनपुट रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपने प्रोसेस लगा दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा कंटिन्यू करना प्रोड्यूस फॉर प्रोड्यूसिंग दी। सिंपल है, ये कुछ और नहीं, जो ऊपर हमने बिजनेस में पढ़ा ना वही सब है यहाँ बिजनेस असेसमेंट टेस्ट में। यस और नो? एंड लिखा है इनपुट्स एक्वायर्ड ऑर्गेनाइज स्पेशल एंड स्किल्ड वर्कफोर्स along with resources which has the ability to continue producing output, या फिर प्रोसेस ऐसा एक्वायर किया जो यूनिक हो, रेयर हो, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली एज इट इज, एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस सब्सटेंशियल टाइम एंड कॉस्ट इज इनकर्ड। तो ये हो गई आपकी इनपुट और ये हो गया आपका सेकंड चेक। इसको अपन बोलते हैं बिजनेस असेसमेंट टेस्ट। इसकी मैंने एक समरी बनाई है, आपको एग्जाम टाइम पे सिर्फ इसे देख के जाना है। कंसंट्रेशन टेस्ट कब होगा? जब असेट एक्विजिशन ना हो, और ये टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई कब नहीं होगा? जब बिजनेस असेसमेंट टेस्ट लगाने की नौबत आ जाए। बिजनेस असेसमेंट टेस्ट में सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट, सॉरी बोरोइंग कॉस्ट नहीं, बिजनेस कॉम्बिनेशन, अगर ये बैट क्वालिफाई हो गया, नहीं क्वालिफाई हुआ तो स्टिल इट इज एन असेट एक्विजिशन। यस सर, नो सर? बोलो यस और नो, ऑल माय चार्टर्ड्स प्लीज। नाउ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को देखते हैं। यस और नो?
क्वेश्चन में क्या दिया है, एक एंटिटी ने एक्वायर किया इक्विपमेंट एंड पेटेंट, एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं, 1000 करोड़ कैश और लैंड, फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड इज 400, कैरिंग वैल्यू इज 100 करोड़, fair value of the equipment and patent estimated to be rupees 500 crores and 1000 crore respectively. Show how the transaction be counted. कुछ नहीं, ये illustration 1 है अपने मॉड्यूल का. पेटेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, टू लैंड, टू कैश. लैंड कितनी देनी थी, 400, कैश 1000, टोटल 1400. और ये कौन से इंडेस के हिसाब से होगा, इंडेस 16 पीपीई. ये 467 और 933 कैसे आया, ये टोटल 1400 इंटू 500 डिवाइड बाई 1500, 1500. समझ में आया, बोलो ये कर पाओगे, ये बाइफर्केशन कर पाओगे, ये गलती मत कर देना एग्जाम में प्लीज, हाथ जोड़ लो. यस और नो. यस सर, नो सर. नाउ इंड एस 103 एंड 110 की रिलेशनशिप समझते हैं और एंट्रीज भी यहीं पे समझ लेते हैं. चलिए, इंड एस 103 और 110 का रिलेशन. पहला, कंट्रोल होना चाहिए, देयर हैज टू बी कंट्रोल फॉर बोथ द इंडियस. यस और नो, आंसर इज यस. तो 50% से ज्यादा कंट्रोल है आपके पास और 100% से कम, और इस केस में सब्सिडी एग्जिस्ट कर रही होगी डेफिनेटली. इनिशियल रिकॉग्निशन होगा 103 के हिसाब से. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी टू मोड ऑफ पेमेंट अकाउंट. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा इंडेस 110 के हिसाब से, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ सब्सिडरी. और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में एंट्री क्या पास होगी, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. और जो भी गुडविल आएगा वो क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में. क्रेडिट साइड में आया तो गेन ऑन बार्गेन परचेज, डिस्ट्रेस सेल है कहा जाएगा, ओसीआई में, अदरवाइज कैपिटलिज्म. यस और नो. अब आपने 100% ही एक्वायर कर लिया और उसके बाद सब्सिडरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, एक्वायरी एग्जिस्ट एज सब्सिडरी, ओनली ऑन सब्सिडरी. इस केस में पता क्या आंसर आएगा, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब ओनली ऑन सब्सिडरी है तो. लेकिन एक्वायरी डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब जिसको खरीदा वो आगे जाके एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन तो है लेकिन कौन सी नेचर में, एब्जॉर्प्शन की नेचर में, इसलिए अपन इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. एंट्री क्या पास करेंगे, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट. बैलेंसिंग फिगर या तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व में जाएगा. सिंस सब्सिडरी डज नॉट एग्जिस्ट, so there will be transfer of all assets and liabilities and derecognition of all investments made. Yes sir, no sir. बोलो, यहां तक मैंने जो भी पढ़ा है क्लियरली बताना, आया समझ, एक बार ऑनेस्ट फीडबैक. नाउ तो वी आर मूविंग अहेड. हैशटैग नंबर 7. अभी तक मैंने आपको 6 कंसेप्ट सिखा दिए, 6 कंसेप्ट में कोई भी डाउट नहीं होगा. अब एनसीआई की बारी आती है. एनसीआई मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ये वही है जिसको आप बचपन में बोलते थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट. अब इसको समझते हैं. अगर पेरेंट के पास 70% स्टेक है शेयर्स ऑफ सब्सिडरी का, तो हम ये बोल सकते हैं कि पेरेंट के पास है 70% स्टेक इन सब्सिडरी. ये 70% कंट्रोल ओवर सब्सिडरी. यस और नो. So therefore, 30% of the shares of subsidiary which has no control is known as nothing but non-controlling interest. Sure, confident. अच्छा, ये 30% क्या हो गया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. अब इसकी काउंटिंग कैसे होगी, तो एग्जाम्पल देखा मैंने. एग्जाम्पल कैसे लिया भाई, कि भाई दो कंपनीज की बैलेंस शीट दी है, एचडी और बडी की. एचडी क्या हो गया पेरेंट, बडी क्या हो गया सब्सिडरी. ठीक है, पेरेंट एचडी परचेज 80% of Buddy for rupees 100 on date of acquisition, do accounting as per relevant Indies. नेट एसेट्स कितने ट्रांसफर किए सर, 200 के तो नेट एसेट्स थे. कैसे, डायरेक्टली गिवन है सब्सिडरी पे 200. और करंट लायबिलिटी कितनी, 90. ऑल दो आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 200 माइनस 90 इज 110, या फिर 80 प्लस 30 इज ऑल्सो 110.
हम असेट पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं, लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं, आंसर हमारा दोनों से नेट एसेट्स का सेम आएगा। लेकिन 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 मैं आपको बताऊं, लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कब किया जाएगा अपन सीएफएस में समझेंगे। ओके, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। नेट एसेट्स ऑफ बडी लिमिटेड 200 माइनस 90 110, दैट इज सब्सिडरी। और लेस करेंगे इसमें से हम शेयर ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर कितना है? 110 इंटू 20%, तो 22, दैट इज हमारा नेट एसेट्स टेकन ओवर 88। 100 हमारा पीसी है, हमने किसी चीज के लिए 100 रुपए दे दिए, बदले में हमें 88 के रिसोर्सेस मिले, तो मुझे बताओ 12 रुपए का क्या आ जाएगा? गुड्डू, गुडविल, यस और नो? यस। तो अब क्या हो गया? गुडविल आ गई। अब ये गुडविल आ गई, तो इस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो पहले अपन देखेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमने एचडी लिमिटेड दैट इज पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट बनाई। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस सेम आ गए। करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 150। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितने आ जाएंगे? 200। और इन्वेस्टमेंट इन बडी लिमिटेड स्टॉक से दिखने, ये क्या है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एंट्री क्या पास होगी डेट ऑफ एक्विजिशन? इन्वेस्टमेंट इन बडी टू करेंट एसेट्स दैट इज कैश 100। अब ईयर एंड पर क्या होगा? कंसोलिडेशन वाले दिन नेट एसेट्स ऑफ बडी अकाउंट डेबिट 110, इन्वेस्टमेंट इन बडी 100, एनसीआई एट पीएसएन 22, ये क्या आ गया? 12। बैलेंसिंग फिगर नथिंग बट गुडविल। टीवीएस कैसे बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 100, रिजर्व्स एंड सरप्लस 50, एनसीआई 22, 150 पेरेंट के थे, 90 कितने के हो गए? सब्सिडरी के 240। 200 और 200 400 के नॉन करेंट एसेट पेरेंट और सब्सिडरी, और यहां बचा सिर्फ गुडविल। यस और नो? क्विकली रिकैप हो रहा है दोस्तों? हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा तो मुझे बताओ कहाँ पे डाउट आ रहा है। हो रहा है? गौरव बोलता है बिल्कुल दिक्कत नहीं है, गौतम बोलता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लड्डा साहब, लड्डा क्लासेस सॉरी, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने सेम एग्जांपल दिया, कौन से केस का? जिसमें सब्सिडरी एग्जिस्ट ना कर रही हो, जहां एब्जॉर्प्शन का केस। नहीं, इतना ही बोलेंगे लड्डा साहब को, ज्यादा नहीं बोलेंगे पर। ठीक है, एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। ये कौन सा एग्जांपल है जहां सब्सिडरी एग्जिस्ट नहीं होती? सेम बैलेंस शीट, पेरेंट ने 100% इक्विटी शेयर लिए, पिछले वाले में क्या था? 80%, तो एनसीआई आया था कितने में? 100 रुपीज इन कैश। डू ट्रीटमेंट एज पर रिलेवेंट इंडेस। सब्सिडरी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो सेम ट्रीटमेंट। नेट एसेट्स 88, इसी कितना आ जाएगा? 100। गुडविल कितनी की आ गई? 12। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू कैश, डेट ऑफ एक्विजिशन ईयर एंड पर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 100, 88, गुडविल 12, टीवीएस 100, 50, 250, 378, और ये आ जाएगा 12, 390 बैलेंस शीट टैली। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब्सिडरी एग्जिस्ट कर रही है। जब सब्सिडरी जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे? पहले गुडविल निकालेंगे 12 की, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एंट्री नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट, गुडविल डेबिट 12 टू कैश। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? ये बात समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ सब्सिडरी कंटिन्यू नहीं हो रही। आगे बढ़े। नाइन्थ कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग अंडर इंड एस 103। अब हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग अंडर इंड एस 103। विदाउट कॉमन कंट्रोल, विद कॉमन कंट्रोल, विदाउट कॉमन कंट्रोल, विद कॉमन कंट्रोल। नाउ विदाउट कॉमन कंट्रोल का मतलब क्या होता है और विद कॉमन कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। क्या है ना, जब ये इंडियस आए ना, ये इंडियस जब आए ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पता क्या था? पहले जो आपका अमलगमेशन वाला एएस था ना, उसमें क्या होता था? एक था परचेज मेथड, दूसरा था मर्जर। इसकी कुछ अच्छी बातें उठाई, इसकी कुछ अच्छी बातें उठाई, है ना? ये सारी मिला के उन्होंने बना दिया अकाउंटिंग मेथड। ठीक है, और उसको उसको बोलते हैं अपन एक्विजिशन मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं? एक्विजिशन मेथड। बट बाय द टाइम इनको समझ में आया, बाय द टाइम इनको समझ में आया कि देयर हैज टू बी मर्जर आल्सो, और मर्जर का अकाउंटिंग इन्होंने इंड एस 103 में नहीं दिया। मर्जर का अकाउंटिंग मतलब
इंड एस 103 में नहीं दिया, मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इंड एस 103 में दिया ही नहीं है। डायरेक्ट आप चेक कर लो, ये दिया है अपेंडिक्स में, एड ऑन किया गया। एड ऑन किया गया मतलब ये आईएफआरएस 3 में भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंड एस 103 में है, और इसको एड ऑन किया गया है एज एन एनेक्जर अपेंडिक्स के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? बट सर स्टिल व्हाट इज दिस कॉमन कंट्रोल? कॉमन कंट्रोल का मतलब होता है, कॉमन कंट्रोल का मतलब होता है, एक सेकेंड ना, कॉमन कंट्रोल का मतलब होता है कि भाई आपने एक कंपनी उठाई, एचडी लिमिटेड ने बडी लिमिटेड को परचेज किया, ठीक है, बिफोर एक्विजिशन कंपनी की कंडीशन सेम है, पोस्ट एक्विजिशन सारे बैलेंसेस सेम है, दिस इज नोन एज कॉमन कंट्रोल। तो कॉमन कंट्रोल मतलब बिफोर एक्विजिशन एंड आफ्टर एक्विजिशन द कंडीशन ऑफ द बोथ द एंटिटीज आर सेम, इवन द स्टेक्स आर सेम, कंट्रोल इज सेम, आफ्टर एक्विजिशन एंड बिफोर एक्विजिशन सेम। ये कब आएगा? ये आएगा जब कंप्लीट क्या होगा, मर्जर, नो चेंज इन कंट्रोल, बेसिकली कंट्रोल बिफोर एक्विजिशन एंड आफ्टर एक्विजिशन इज सेम। समझ में आया? ये कहां दिया है? ये अपेंडिक्स में दिया है, किसकी? 103 की। क्या बेयर एक्ट में दिया है? आंसर इज नो। क्या आईएफआरएस 3 में दिया है? आंसर इज नो। इज दैट क्लियर? हाँ। विदाउट कॉमन कंट्रोल जब भी होगा वहां पे एक्विजिशन मेथड लगेगी। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस आर नॉट टेकन ओवर, डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड नेट एसेट्स टेकन ओवर शुड बी ट्रांसफर टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता था, याद होगा आपको, असेट्स और लायबिलिटीज बुक वैल्यू में ली जाएंगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस आर टेकन ओवर, net assets taken over less pc is always equal to capital reserve. We will discuss this thing in later in this chapter, है ना? अब ये समझ में आ गया? ओके। इसके अलावा एक चीज और रह गई, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस 103। इंड एस 103 ज्वाइंट अरेंजमेंट पे नहीं लगेगा, एक्विजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट पे भी नहीं लगेगा। ऑल माय वंडरफुल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये बात मेरी क्लियर है। ज्वाइंट अरेंजमेंट अंडर इंड एस 111 और ग्रुप ऑफ एसेट इंड एस 16 हमने इनिशियली डिस्कस किया। एक्विजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट डज नॉट मीन बिजनेस, हेंस विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंड एस 103। और अगर इंड एस 16 में अकाउंटिंग होगी तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स के रेशियो में अपोर्शन हो जाएगा सारा का सारा परचेज कंसिडरेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब आता है चैप्टर का हार्ट, things to study in this chapter. We will be studying with what? We will be studying with few things, that is acquisition method जिसको हम बोलेंगे हैशटैग 11, रिवर्स एक्विजिशन मेथड जिसको बोलेंगे हैशटैग 12, कॉमन कंट्रोल हैशटैग नंबर 13, सेल ऑफ डिवीजन हैशटैग 14, डीमर्जर हैशटैग 15। सबसे पहले हमें पढ़ना है एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड में अकाउंटिंग करने के 7 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं दोस्तों? 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन एक्वायरर है। एक्वायरर कौन है? जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है। तो यहां पे हमने समझा था दो तरीके के एक्वायरर होते हैं, एक लीगल एक्वायरर मतलब एंटिटी जो परचेज कंसिडरेशन पे करे, और दूसरा होता है अकाउंटिंग एक्वायरर, एंटिटी जिसके पास एक्विजिशन के बाद कंट्रोल आ जाए। और अगर एक्विजिशन मेथड कब लगेगी? जब लीगल एक्वायरर एज वेल एज अकाउंटिंग एक्वायरर दोनों सेम एंटिटी हो। इज दैट क्लियर गाइस? अरे हाँ है ना? ये देखो, आइडेंटिफाई द एक्वायरर, legal acquirer entity which pays pc, accounting acquirer entity which has control over the combined entity, वोटिंग पावर 50% से ज्यादा। तो लीगल एक्वायरर इक्वल्स टू अकाउंटिंग एक्वायरर मतलब एक्विजिशन मेथड, लीगल एक्वायरर डज नॉट इक्वल टू अकाउंटिंग एक्वायरर मतलब रिवर्स एक्विजिशन। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप बोलते हैं आइडेंटिफाई द डेट ऑफ एक्विजिशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर, जी हमने ऑलरेडी ऊपर कंपेयर कर लिए जब हमने इंड एस 103 और इंड एस 110 की रिलेशनशिप पढ़ी, और बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये भी हम देखेंगे स्टेप नंबर 7 में। 7 स्टेप्स हैं कब? एक्विजिशन मेथड में। आइडेंटिफाई द एक्वायरर, आइडेंटिफाई द डेट ऑफ एक्विजिशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, कैलकुलेट बिजनेस परचेज कंसिडरेशन, उसके बाद गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज जो आएगा वो आपका स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 जनरल एंट्रीज, स्टेप 7 बैलेंस शीट।
इसी प्रोसेस में हम पूरा क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन का सॉल्व करेंगे, इन्हीं स्टेप्स में। देखते हैं, मैंने आपको स्टेप नंबर 1 समझा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन अपन देखेंगे। क्वेश्चन मान लो स्टेप नंबर 1 से रिलेटेड। ए लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल है 10,000, जिसमें 10 शेयर्स हैं। बी लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल है 7,000 शेयर, 7 रुपए का। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। इट इट एग्रीड टू इशू 4 शेयर्स फॉर एवरी शेयर ऑफ बी लिमिटेड एट फेयर वैल्यू ऑफ 12 पर शेयर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय ए लिमिटेड कितने हैं, 10,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय बी लिमिटेड इन ए लिमिटेड कितने हो जाएंगे, एक शेयर के बदले 4 इशू कर रहे हैं, मतलब 7,000 इंटू 4 तो 28,000 हो जाएंगे इनके। एक्विजिशन के बाद टोटल शेयर्स कितने हो गए, 38,000। अब मुझे बताओ, आफ्टर एक्विजिशन ए के जो पुराने वाले शेयर्स थे उनका स्टेक कितना है, 10,000 शेयर्स ही थे, आउट ऑफ 38 मतलब 26%। और इसने ही पीसी पे किया है, लीगल एक्वायरर तो यही हो गया। बी का स्टेक कितना हो गया, 28/38, 74, ये अकाउंटिंग एक्वायरर। Therefore, legal acquirer is equal to A limited and accounting acquirer equals to B limited. कौन सी मेथड लगेगी, रिवर्स एक्विजिशन मेथड, यस और नो। सिचुएशन नंबर 2 क्या दी है, ए लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी, 10,000 शेयर्स ऑफ 10। बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी, 15,000 शेयर्स ऑफ 7। सी लिमिटेड बनाई गई, जिस जिसका काम क्या था, टू टेक ओवर ए और बी। स्वैप रेशियो फॉर ए है 3:2, बी के लिए स्वैप रेशियो 1:2। स्वैप रेशियो का मतलब होता है ए लिमिटेड को हर 2 शेयर के बदले 3 शेयर दिए जाते हैं, और बी लिमिटेड को 1:2 का मतलब हर 2 के बदले 1 शेयर दिया जाता है। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड इज 11 पर शेयर। नाउ सिचुएशन 2 में हम कैसे निकालेंगे कौन लीगल एक्वायरर और कौन अकाउंटिंग एक्वायरर, उसके लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय ए लिमिटेड इन सी लिमिटेड इज 15,000। कैसे, 10,000 शेयर्स थे, हर एक के बदले आप क्या कर रहे हो, 3 शेयर्स दे रहे हो 2 के बदले। एनआईसी इनके शेयर्स कितने हो गए, 1500 शेयर्स, 15,000 शेयर्स हो गए, सॉरी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय बी लिमिटेड इन सी 1:2 के रेशियो में दे रहा हूं, मतलब एक शेयर 2 के बदले 1 शेयर, मतलब इंटू 1/2, 7.5। टोटल शेयर्स कितने हो गए, 22,500 सी लिमिटेड के पास, क्योंकि सी लिमिटेड अभी अभी बनाई गई है। तो मुझे एक बात बताओ, ए लिमिटेड का स्टेक कितना होगा, 15,000 डिवाइड बाई 22,000, 66.67। बी लिमिटेड का स्टेक कितना हो गया, 75 डिवाइड बाई 22,500, 33 पॉइंट। मुझे बताओ देयरफॉर लीगल एक्वायरर कौन हुई, सी लिमिटेड, क्योंकि उसने पीसी पे किया सिंस इट इज न्यू कंपनी। लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है, कंट्रोल किसके हाथ में है, ए लिमिटेड। यस सर, नो सर, गोलू, दिव्यांग, सेजल, श्रीनिवास, गौरव, गौतम, यस। डन, आगे बढ़े। सिचुएशन नंबर 3, स्टेप नंबर 1 का लास्ट। एक्विजिशन मेथड में हम स्टेप नंबर 1 पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाई द एक्वायरर। और इसमें क्या हो रहा है, सिचुएशन 3 में हमें एग्जांपल क्या दिया है, ए लिमिटेड शेयर कैपिटल कितनी, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। बी लिमिटेड शेयर कैपिटल इज 15,000 शेयर्स ऑफ 7 ईच। सी लिमिटेड ऑलरेडी जिसके पास कितने हैं, 30,000 शेयर्स हैं, 30,000 शेयर्स हैं, उसने ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, सेम स्वैप रेशियो दिया है, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इन सी लिमिटेड कितने हो जाएगा, 10,000 इंटू 3/2, 15,000। बी लिमिटेड 15,000 इंटू 1/2, 750। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड ऑलरेडी 30,000 है, टोटल शेयर्स कितने हैं, 52,500। 15,000 डिवाइड बाई 52,500, ए का स्टेक कितना हो गया, 28, बी का स्टेक 14 और सी का स्टेक 57। तो यहाँ लीगल एक्वायरर अकाउंटिंग एक्वायरर दोनों ही क्या है, सी लिमिटेड है। यस सर, नो सर। तो हाँ, नाउ कम्स दी नेट एसेट एक्वायर्ड। नेट एसेट्स एक्वायर्ड, उसके पहले आपका आ रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन, स्टेप नंबर 2। इसको अपन देख लेते हैं। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द डेट ऑफ एक्विजिशन। द डेट ऑन विच मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑब्टेन्ड, या फिर डेट ऑन विच एक्वायरर लीगली ट्रांसफर्स पीसी
and acquires the assets and assumes liability of equity. Yes sir, no sir. या फिर जिस दिन कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाए, मतलब 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स एंड पावर ओवर इन्वेस्टमेंट्स। सिंपल है कि मान लो एचडी लिमिटेड ने परचेज करे 60% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बडी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2024। तो कैन आई से 1 जुलाई 2024 इज नथिंग बट द डेट ऑफ एक्विजिशन। हाँ या ना? यस सर, नो सर? देखो बहुत क्लियर है। इसके बाद ये है स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन डे वन पे कितना 25% आपने परचेज किया 1 मई को, उसके बाद वापस से 25% परचेज किया 1 अगस्त को। लेकिन अभी भी आपके पास कंट्रोल नहीं आया। क्यों? कंट्रोल कब आएगा? जब 50% ज्यादा होगा। तो 15% और आ गया और 1 सितंबर को आप क्या हो गए? डेट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन आप पेरेंट बन जाओगे और बिजनेस एक्विजिशन की डेट भी 1 सितंबर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका स्टेप नंबर 3, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। नेट एसेट्स एक्वायर्ड ये है आपका स्टेप नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 3, 4। सबसे पहले नेट एसेट्स निकालने हैं किसके? सब्सिडरी कंपनी के, एक्वायरी कंपनी के। अपने केस में एचडी ने टेक ओवर किया बडी को, तो बडी कौन हो गई? एक्वायरी। और एचडी कौन हो गया? एक्वायरर। ठीक है। और ये हम पढ़ रहे हैं कौन सी? एक्विजिशन मेथड। इसका मतलब एंटिटी विच पेज पीसी as well as the entity has the control after acquisition is the same entity. Are yes or no? Yes. So fair value of all identifiable net assets acquired on the date of acquisition. सबसे पहले जितने भी आपके नेट एसेट्स हैं acquired on the date of acquisition, उनकी फेयर वैल्यू पे उनको रिकॉर्ड कर लो। आइडेंटिफिएबल एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस कोई डेफर्ड टैक्स एसेट है क्या, उसको ऐड कर दो। कोई रीएक्वायर्ड एसेट है क्या या राइट्स है क्या, उनको भी ऐड कर दो। इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट है, उसको भी ऐड कर दो। इसको रीक्वायर्ड राइट बोलेंगे। इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट को भी ऐड कर दो। कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसको लेस कर दो। लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उन्हें लेस कर दो। अरे हाँ है ना? बोलो, अरे बोलो ना। फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसको भी लेस कर दो। कोई फेयर वैल्यू है पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट की, उसको भी लेस कर दो। जो भी आएगा that will be the net assets of acquiry on the date of acquisition। बट याद रखना यहाँ पे हमने 3 नई चीजें पढ़ी, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये रीएक्वायर्ड राइट्स और इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट्स। ये 3 चीजें, बाकी तो मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। भाई डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो सामने वाली कंपनी है, एक्वायरी कंपनी है, उसकी सारी की सारी लायबिलिटीज को हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, उसको भी हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको लेस कर देंगे। कोई पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट एज पर इंडिया 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसको भी हम लेस कर देंगे। बट ये जो 4 चीजें हैं ना, इनके लिए 3 नोट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है ये, बट अपने को टेंशन नहीं लेनी। याद रखना, हम ये इंडेक्स पूरा एक सेपरेट पढ़ेंगे, इंडेक्स 12। बट अभी हमें काम की बात समझनी है 103 में कैसे समझना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आ जाता है। इज दैट क्लियर? ध्यान समझना। नोट नंबर 1, डीटीए एंड डीटीएल। डीटीए एंड डीटीएल मतलब ये डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है। ध्यान समझना कैसे। एक होता है टैक्स बेस। टैक्स बेस का मतलब कैरिंग अमाउंट, दैट इज अमाउंट एज पर इनकम टैक्स, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। और एक होता है फेयर वैल्यू, दैट इज मार्केट वैल्यू, इट इज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। इंड एस 12 बोलता है इनकम टैक्सेस एज पर इंड एस 12, इनकम टैक्सेस नाम है उसका। टैक्स बेस इज नथिंग बट दी बुक वैल्यू। टैक्स बेस क्या है? नथिंग बट द बुक वैल्यू। बट फेयर वैल्यू इज द कैरिंग वैल्यू। ये कौन बोलता है? एज पर इंड एस 12। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, कैरिंग वैल्यू तो कैरिंग अमाउंट होती है, वो तो कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू इज नथिंग बट द सेम। तो हम समझ ही नहीं पाते कि क्या है। तो आपको तो कुछ नहीं सोचना है, आप ध्यान से समझना मेरी बात। एक होता है टैक्स बेस। मेरे को देखो, इधर देखो, मेरी मेरी तरफ देखो, और कहीं मत देखना, जो भी हो रहा है कंट्रोल करो, इधर मेरी तरफ देखो। एक होता है टैक्स बेस, एक होता है
टैक्स बेस, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो टैक्स बेस है, ये फिगर है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और एक होता है फेयर वैल्यू, ये घटता बढ़ता रहता है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब हमें डिपेंड करेगा ये असेट है या लाइबिलिटी, अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करेंगे। असेट्स का बैलेंस क्या होता है दोस्तों? डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब ध्यान समझना, मान लो एक बिल्डिंग है जिसका टैक्स बेस, दैट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? पीपी, पीपी, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट जिसको हम बोलते हैं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितनी है? 80 करोड़। ठीक है, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 150 करोड़। यस और नो? मुझे एक बात बताओ, आपकी टैक्स बेस कितनी है? 80 करोड़, और आपकी फेयर वैल्यू कितनी है उसकी? 150 करोड़। अब इंडियस 12 बोलता है कि अगर आपकी डिफरेंस है, अगर आपके टैक्स बेस और फेयर वैल्यू में डिफरेंस है, तो उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा, और उसको रिकंसाइल करने को बोलते हैं अपन डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट बेसिकली। ठीक है, पीपी कितने की? टैक्स बेस कितना है? 80। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फेयर वैल्यू कितनी आ रही? 150। कह रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा, टैक्स बेस को कुछ नहीं छेड़ना है, हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एडजस्ट करना है बस, याद रखना। टैक्स बेस बिल्कुल सेम रहेगा। अब अगर ज्यादा है तो कम कर दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, कम है तो ज्यादा कर दो। अब देखो, टैक्स बेस कितना था? 80। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फेयर वैल्यू कितनी थी? 150। 150 ज्यादा है, उसको कम करके 80 पे लाना पड़ेगा। क्या था? पीपी, पीपी का बैलेंस कम करना पड़ेगा। पीपी का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, डेबिट के बैलेंस को कम करना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। यस और नो? तो जब हम क्रेडिट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? 70 करोड़, और यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। लायबिलिटी कैसे? डीटीए, और फिर लायबिलिटी क्रिएट की 70 करोड़ की, ताकि हम बराबर आ गए। अब बराबर आ गए तो जो टैक्स रेट है, पहले तो हमारे पास आएगा क्या? तो बोलेंगे डिफरेंस। डिफरेंस, इस डिफरेंस से हम क्या करेंगे? इनटू टैक्स रेट को इनटू करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा? कि, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? वापस एक्सप्लेन करूं क्या, या आ गया वापस? सर टैक्स बेस को मतलब सिंपल सी बात है, असेट है, उसकी फेयर वैल्यू कुछ है, टैक्स बेस कुछ और है। तो हमें टैक्स बेस को आप मान लो गर्लफ्रेंड है आपकी। अब आप तो, आपको क्या करना पड़ेगा? गर्लफ्रेंड के पास जाना पड़ेगा या गर्लफ्रेंड आपके पास आएगी? ऑब्वियसली अगर आप लड़के हो तो आपको गर्लफ्रेंड के पास जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? टैक्स बेस के पास जाना है, तो अपने फिगर को एडजस्ट कर लो। असेट में फिगर ज्यादा है तो कम कर लो, क्रेडिट कर दो। असेट का फिगर कम है, बढ़ा दो, टैक्स बेस तक लेके आना है। लायबिलिटी के लिए जस्ट उल्टा, कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? देखो, मैंने इसके बाद इसको एक्सप्लेन किया है। कैरिंग अमाउंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड लायबिलिटी एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Tax base is equal to value of assets and liabilities as per tax laws. In business combination, fair value या carrying amount is equal to fair value of assets and liabilities as per acquirer, and tax base equals to carrying amount of assets and liability as per acquiree, that is previous owner. सिचुएशन क्या है? अगर टैक्स बेस ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट से असेट के केस में, तो जो डिफरेंस आएगा वो डीटी आएगा। क्यों? टैक्स बेस ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, मतलब फेयर वैल्यू कम है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा मतलब हमें डेफर्ड टैक्स असेट लाना पड़ेगा, और उल्टा कर दो इसका तो डीटीएल लाना पड़ेगा। और लायबिलिटी में और उसका उल्टा कर दो, असेट का उल्टा कर दो, फिर आपका डीटीएल कब आएगा? जब टैक्स बेस ज्यादा होगा और यहाँ पे कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू ज्यादा होगी। ये क्रिएट कैसे आएगा? डिफरेंस इक्वल टू अमाउंट इनटू टैक्स रेट। याद रखना, डीटीएल डीटीए कब आएगा? जो डिफरेंस है उसको, कई बार बच्चे पता गलती क्या करते हैं इस इंडेक्स में, जो डिफरेंस अमाउंट आता है ना, उसको ही एक्साइटमेंट में डीटीए डीटीएल बोल देते हैं। अरे भाई साहब वो नहीं है। डिफरेंस को, डिफरेंस जो अमाउंट है ना, उसको इंटू करना पड़ेगा टैक्स रेट से। जो फिगर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डीटीए या, इसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। एग्जांपल है, बहुत प्यारा एग्जांपल है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नोट नंबर 1 तो आज हम खत्म करके जाएंगे, नोट नंबर 2 हम आगे देखेंगे, क्योंकि मेरे को आपके सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। फेयर वैल्यू आपको दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, डिवेंचर। कैरिंग अमाउंट भी दी हुई है, ठीक है। पीसी आपको दिया है 300, टैक्स रेट है 30%। कैलकुलेट गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज।
तो उसके लिए पहले अगर जब भी डिफरेंस है फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में, इसका मतलब डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट आएगा। तो हमने कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू निकाल ली। क्या दिए क्वेश्चन में ही गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी 120 फेयर वैल्यू है, टैक्स बेस 90 है। मुझे बताओ टैक्स बेस 90 है और फेयर वैल्यू 120 है, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा मतलब 30 का लायबिलिटी लाना पड़ेगा। फिर फर्नीचर 120 है और टैक्स बेस 100 है, मतलब 20 से कम करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लाना पड़ेगा। डेटर्स 140 के हैं और टैक्स बेस 150 का है, मतलब इस बार 150 का, मतलब टैक्स बेस ज्यादा है। डेटर्स कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डीटीएल आना, असेट 10 से क्रिएट किया, 50 की लायबिलिटी, मतलब टोटल 40 की लायबिलिटी हो गई। ये नेट कर लिया। सेम डिवेंचर 50 की टैक्स बेस है और लायबिलिटी ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा, असेट क्रिएट होगा 30 का। यहाँ पे 100 के क्रेडिटर है और 150 की क्या है टैक्स बेस, 150, लायबिलिटी कम है, लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, लायबिलिटी ऑलरेडी क्रेडिट होती है और बढ़ाओगे तो और लायबिलिटी क्रिएट होगी। 30 की लायबिलिटी यहाँ, तो 40 प्लस 30 70 इंटू 30%, दैट इज डीटीएल आ गया आपका 21। डीटीएल आ गया 21। अब अपन निकालेंगे नेट एसेट्स टेकन ओवर, क्यों कि अपने को निकालना है गुडविल और गेन और मार्जिन पर 300 पीसी है अपना। तो नेट एसेट्स कैसे निकालोगे, ऑलरेडी फेयर वैल्यू गिवन है 120 120 140, लेस क्रेडिटर्स लेस डिवेंचर और लेस डीटीएल। ये डीटीएल निकालने के लिए अपने को इतना पूरा वर्किंग नोट। इज दैट क्लियर? लड्डा साहब, दिव्यांग भाई, गौरव, गौतम, यस और नो? डन। डन। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, ये निकाल लिया 189, ये क्या हो गया नेट एसेट्स टेकन ओवर। नेट एसेट्स टेकन ओवर अपन ने 189 थे, 300 का पीसी पे किया, इसका मतलब 111 क्या हुआ हमारा, गुड्डू। बस गुडविल आ गया, बधाई हो। क्वेश्चन 8 मैंने आपको होमवर्क में दिया, आप कर लेना, मेरी गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आज अपना टाइम हो रहा है ओवर। ठीक है, तो मैंने आपको नोट नंबर 1 तक पढ़ा दिया, काफी डिटेल में ले गया था मैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था इस रिवीजन सीरीज में कि अगर आप लाइव रहोगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से इन डिटेल, रिवीजन से ज्यादा, क्रैश से थोड़ा सा कम, लेकिन एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव कवरेज कवर कराऊंगा, सो दैट आप एफआर में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपका टारगेट 70 पार होना चाहिए और वो आप आराम से कर सकते। बस आपको घर पे एक जो प्रॉमिस आपने मेरे से किया, राइटिंग प्रैक्टिस, वो जरूर करना। मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में रिवीजन सीरीज के। ओके, तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए और कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।